जी तो माय व्यूवर्स, मैं डॉक्टर किस्वत तारिक आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ उसका नाम है OTC मेडिकेशंस। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि OTC मेडिकेशन की कैटेगरी में कौन कौन सी मेडिसिन्स आती हैं। OTC हम कहते किसे हैं, OTC हम प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले भी सकते हैं या नहीं। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के बाद आप लोगों को बहुत कुछ पता चल जाएगा OTC मेडिकेशंस के बारे में। जी तो OTC मेडिकेशंस हम उन मेडिसिन्स को कहते हैं जिसमें प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। सो इट्स अंडरस्टूड दैट प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है तो हमें मेडिकल डॉक्टर के पास जाने की, प्रैक्टिशनर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन हम खुद सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे किसी भी लोकल फार्मेसी, मेडिकल स्टोर से बआसानी ख़रीद सकते हैं उसे। अब मैं आपको यहाँ ये बताती चलूँ कि OTC मेडिकेशन हम किस तरह की बीमारियों में, किस तरह की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। OTC मेडिसिन्स जिन्हें हम ओवर द काउंटर मेडिसिन्स भी कहते हैं, उसके ज़रिए हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमें हमारे माइनर एचेस या पेन, फीवर, डायरिया, कोल्ड सिम्टम्स, सोर थ्रॉट, एलर्जीज़ वगैरह। अब यहाँ मैंने आपको ये तो बता दिया कि हम OTC मेडिसिन्स के थ्रू किन चीज़ों की, किन बीमारियों की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि फ़ीवर, डायरिया, जो मोस्ट कॉमनली होती रहती हैं। इस तरह की चीज़ें हम खुद सेल्फ मेडिकेशन के थ्रू OTC मेडिसिन ख़रीद के ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन वो कौन सी ड्रग्स होंगी, वो कौन सी मेडिसिन्स होंगी, वो कौन से जेनरिक नेम्स हैं जो हमें अपने दिमाग में रखने हैं, याद रखने हैं और ख़ुद जाके फार्मेसी या लोकल मेडिकल स्टोर से ख़रीद के उन्हें खा लेना है। तो उन मेडिसिन्स, उन जेनरिक नेम्स के बारे में हम जानेंगे अब। OTC मेडिकेशंस जो पेन और फीवर के लिए हैं उसकी 3 मेजर कैटेगरीज़ हैं। नंबर 1 एसिटामिनोफेन, नंबर 2 नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनसेड्स भी कहते हैं, एंड नंबर 3 इज़ द एस्पिरिन। पेन और फीवर के लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड OTC मेडिकेशन है हमारे पास, वो है एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है दर्द और बुखार के लिए, जिसमें आइबुप्रोफेन आ जाती है और पैनाडोल आ जाती है, टाइलेनॉल आ जाती है। लेकिन इसमें हमें डोजेज नहीं पता होती, डोजिंग सिस्टम हमें नहीं पता होती कि एडल्ट डोजिंग क्या होनी चाहिए, चाइल्ड डोज क्या होनी चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक पूरी तफसील से वीडियो बनाई है, मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको वो मिल जाएगी। तो उससे देखे बिना आप जो है वो सेल्फ मेडिकेशन इसे ऐसे OTC के तौर पे नहीं ले सकते, अदरवाइज़ इट विल कोज द टॉक्सिसिटी। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास OTC ड्रग आती है दर्द और बुखार वगैरह के लिए, वो है एनसेड्स, जिसे हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कहते हैं। और जो मोस्ट कॉमनली OTC एनसेड यूज़ हो रही है वो है आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन किस ब्रांड नेम से मिल जाएगी हमें? मोट्रिन या एडविल के नाम से। एनसेड्स दर्द, बुखार और इसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन को भी ट्रीट करती है, इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करती है। इन्फ्लेमेशन इज़ मेडिकल टर्मिनोलॉजी। सो आम लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि सूजन या दर्द, सूजन की वजह से जो दर्द होता है बेसिकली वो, तो ये उसकी ट्रीटमेंट में भी काम आती है। Naproxen is also non-steroidal anti-inflammatory drug and it is also available as over-the-counter drug. Naproxen का फ़ायदा ये होता है कि Naproxen लॉन्ग लास्टिंग होती है एज़ कम्पेयर टू आइबुप्रोफेन। अगर हमारा पेशेंट एवरी 4 आवर्स में आइबुप्रोफेन ले रहा है, तो अगर वो Naproxen पे जाता है, Naproxen पे स्विच करता है, तो उसे ट्वाइस अ डे, मतलब पूरे दिन में सिर्फ 2 Naproxen लेने की ज़रूरत है 12-12 घंटे के ड्यूरेशन से। ये तो तमाम अच्छी बातें हो गई एनसेड्स के बारे में कि हम किस तरह उसे ले सकते हैं, कौन कौन से जेनरिक्स हम ले सकते हैं, कितना ड्यूरेशन है। अब इसके साथ साथ कुछ उसके इफ़ेक्ट्स भी हैं, कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स जिसे हम कह सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम देखते चलें। तो सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी कि एनसेड्स शुड नॉट बी टेकन बाय द इंडिविजुअल हु हैव किडनी डिजीज़। जो किडनी पेशेंट्स हैं उनको एनसेड्स नहीं लेना चाहिए। सेकेंडली जिन्हें अल्सर वगैरह की शिकायत है, जिन्हें बॉवल्स अल्सर, स्टमक अल्सर का इशू है, उन्हें भी एनसेड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और एनसेड्स को मैं जो है बहुत स्ट्रिक्टली मना करना चाहूँगी अपने उन पेशेंट्स को जो ऑलरेडी ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, मतलब खून पतला करने की दवाएं ले रहे हैं जैसे कि वारफेरिन वगैरह, तो उन्हें भी एनसेड्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ इट मे इंक्रीज़ द चांसेस ऑफ योर ब्लीडिंग।
नंबर 3 पे जो हमारी OTC आती है उसका नाम है एस्पिरिन, जिसे हम एस्पिरिन या फिर सैलिसाइलिक एसिड भी कहते हैं। सैलिसाइलिक एसिड या एस्पिरिन भी मोस्ट कॉमनली यूज़ पेन रिलीवर है, बुखार में भी काम आती है, इन्फ्लेमेशन के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। हार्ट के पेशेंट को हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तौर पे ये इसलिए दे रहे होते हैं क्योंकि इसका एक और फंक्शन है दैट इज़ कॉल्ड एंटी ब्लड क्लोटिंग। एंटी ब्लड क्लोटिंग मतलब खून को ये गाढ़ा नहीं होने देती। किस तरह से? ये प्लेटलेट्स जो होते हैं उन्हें ब्लड स्ट्रीम में लेस स्टिकी करके। Sometimes many individuals have to take a large amount of aspirin just to prevent them from arthritis. जोड़ों का जो पेन होता है उसकी वजह से उन्हें लार्ज अमाउंट लेनी पड़ती है, लेकिन आई वुड स्ट्रिक्टली रिकमेंड और प्रोहिबिट दिस कि लार्ज डोजेज जो होती हैं इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कर सकती हैं, जैसे कि टाइनाइटिस। टाइनाइटिस का मतलब है कि रिंगिंग इन द एयर्स, कानों में बजने की आवाज़ें आती हैं, पल्मोनरी एडिमा कर देती है, फ्लूइड जो है वो बिल्डअप हो जाता है हमारे लंग्स के अंदर, या फिर किडनी फेलियर का इशू भी हो सकता है। तो इसलिए इसकी लार्ज अमाउंट बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। इसके अलावा एक और मेजर साइड इफ़ेक्ट जो एस्पिरिन का होता है कि एस्पिरिन इरिटेशन कर देती है स्टमक की। स्टमक इरिटेशन की वजह से अल्सर के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसे बहुत कम ही यूज़ करना चाहिए, या फिर इसे इसकी बजाय कोई और एनसेड या पेन रिलीवर को स्विच कर देना चाहिए। एस्पिरिन शुड नॉट बी यूज्ड इन अ कॉमनली। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से OTC मेडिकेशंस के बारे में काफ़ी हद तक पता चल गया होगा, और OTC मेडिसिन्स जो हम पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं उन तीनों की कैटेगरीज़ वगैरह के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बात करूँगी एलर्जी वगैरह के लिए हम कौन सी OTC मेडिकेशंस यूज़ कर सकते हैं। टिल दैट, अल्लाह हाफ़िज़।